एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। जिसने अगर ये वीडियो देखी हो, पिछली वाली वीडियो देखी, उसमें तो बताया था कि मैंने होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, जो उसमें तुम्हारे डाउट्स हुए होंगे कि आखिरकार होमोलिटिक फिजन कब होता है, हेटेरोलिटिक फिजन कब होता है, वो भी यहाँ डाउट्स क्लियर करूँगा। इसका मतलब है कि जो कारो कैटाइंस कारो एनाइंस है, इसको समझ लेते क्या हेटेरोलिटिक, जो फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं बोल रहे हैं होमोलिटिक। यहाँ हम बताएंगे आखिरकार कार्बो एनाइंस कारो कैटाइंस कब बनते हैं और फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि आखिरकार रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट वही चीज़ होती हैं जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो बीच की स्थिति होती है, उसमें जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। मतलब देखो, स्पीसीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, जब क्लीवेज मतलब फिजन होता है, ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है ऑफ बॉन्ड, आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट 4 टाइप्स की हैं, मतलब वो जो तुम्हें पढ़नी है। कार्बिन, कारो एनाइंस, कारो कैटाइंस और फ्री रेडिकल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल से। क्या बात करते हैं? फ्री रेडिकल से। आखिरकार फ्री रेडिकल कैसे कहते हैं? फ्री रेडिकल जैसे कारो एनाइंस किसे कहते हैं? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। कारो कैटाइंस किसे बोलते हैं? जैसे पॉजिटिव चार्ज हो। और फ्री रेडिकल उसको बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या फिर ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी सब चीज़ें हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो। कब आ जाएं? जब इनका बॉन्ड फिजन हो, मतलब क्या हो? बॉन्ड का टूटा हो तब हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये लिखा कि एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल पूरा क्लियर करेंगे आखिरकार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या होता है। इतना बात क्लियर है? सारे बात क्लियर करूँगा, परेशान नहीं होना है। देखो, फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब होमोलिटिक फिजन हो। क्या हो? होमोलिटिक फिजन हो, या इसी को बोलते हैं होमोलिसिस। मैं बता चुका हूँ, मतलब सेम, लिसिस मतलब होता है स्प्लिट। इतनी सी बात हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता हो कि आखिरकार भैया बताओ होमोलिटिक फिजन कब होता है, क्योंकि अगर पिछली वाली जिसने वीडियो देखी तो सब कुछ समझ में आया होगा। मेन जो डिफरेंस रह गया होगा कि अगर होमोलिटिक फिजन कब होता है, हेटेरोलिटिक फिजन कब होता है। तो होमोलिटिक फिजन होने के लिए कंडीशन लिखो कि पहली कंडीशन होना चाहिए कि सेम इलेक्ट्रो, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिन दो बॉन्ड के बीच में होमोलिटिक फिजन हो रहा है, जैसे मतलब ए एंड बी के बीच में अगर होमोलिटिक तुम फिजन देखना चाहते हो तो क्या होना चाहिए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि होमोलिटिक फिजन वहीं होता है जहाँ दो पार्ट का, इसका और इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो। तो क्या एक कंडीशन ये रही कि आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। और एक क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि जिस चीज़ में वो हमने, जो उसका सॉल्वेंट है जिसमें वो पाया जा रहा है, वो नॉन पोलर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी होती है। जैसे देखो, प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हो या हो हाई एनर्जी, मतलब इसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। देखो, समझने की बात यह है कि आखिरकार होमोलिटिक फिजन कब होगा। होमोलिटिक फिजन वहीं होगा जहाँ जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर होना चाहिए और दोनों के जो पार्ट हैं जैसे ए एंड बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसके लिए हाई टेम्परेचर या हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अल्ट्रावायलेट तो कहीं लिखा होगा कि यूवी, जैसे तुम अगर देखोगे Cl2 का होमोलिटिक फिजन होता है तो वहाँ यूवी लिखा आएगा। वो सब समझाऊंगा उसका मतलब क्या है। मतलब 3 कंडीशन होंगी, जहाँ 3 कंडीशन होंगी वहाँ होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन जब होता है तो उससे बनता है क्या? फ्री रेडिकल। तो हमारी बात है कि फ्री रेडिकल पे, तो फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ समझोगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल, पहली बात यह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से वेरी रिएक्टिव है।
वेरी रिएक्टिव का मतलब ऐसा ही है कि यही सोचो कि किसी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो और वो बड़ा बेचैन है। बेचैनी ऐसी क्योंकि वो किसी ना किसी से सिंगल से मिंगल होना चाहता है। मतलब वेरी रिएक्टिव मतलब जहाँ भी उसे पेड़ बनता दिखेगा वो वहाँ से मतलब अपना पेड़ बना लेगा, वहाँ अटैच हो जाएगा। पहली बात है कि वेरी रिएक्टिव मतलब रिएक्शन को करने के लिए, मतलब किसी से ऐड होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब बहुत जल्दी जुड़ना चाहता है, वेरी रिएक्टिव है। और दूसरी बात है कि शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि मैंने बताया कि आखिरकार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये है जितनी भी सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं चारों, ये क्या हैं, ये शॉर्ट लिव्ड हैं और अनस्टेबल हैं। मतलब चाहे कार्बीन हो, कार्बोएनाइंस हो, कार्बोकैटाइंस है, फ्री रेडिकल हो, शॉर्ट लिव्ड हैं और अनस्टेबल भी हैं। इतनी हमने जान ली बात। देखो मतलब हमने क्या बनाया कि कब होता है, जब हाई एनर्जी हो या फिर अल्ट्रावायलेट रे हो, अल्ट्रा वायलेट लाइट है मतलब रेडिएशन, मतलब हाई टेम्परेचर पे होता है, रेडिएशन है, क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट या रेडिएशन, बात एक ही है। हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर कोई हाई एनर्जी रेडिएशन की ज़रूरत होती है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, Cl2 अगर क्या करते हो तुम, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस कराते हो तो ऐसा हो जाता है। ये जो फॉर्म हो रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं, देखो किसके रेडिकल हैं, क्लोरीन के, तो इसे हम बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इसमें कहानी कैसे हुई कि Cl था, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और बीच से ये बॉन्ड टूट गया है। H न्यू मतलब यही होता है कि अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उसे H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब E = H न्यू। आगे पढ़ोगे बहुत क्लियर होती जाएगी, घबराना नहीं है। होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो इससे ऐसे फॉर्म हो जाता है। अगर और हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ होता है कि अगर और किसी का रेडिकल बनाना हो, देखो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले की और राइट हैंड साइड वाले की, दोनों की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड वाले की एंड राइट हैंड साइड वाले की। जैसे मान लो रिएक्शंस ऐसी है, H ये तुम्हारे पास क्या है, मीथेन है, और यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिला है, ये Cl है, ये कौन सा है, एक फ्री रेडिकल है। तो इसकी जो रिएक्शंस होगी और ऐसे फॉर्म हो जाएगा, और हो जाएगा HCl। तो यहाँ क्या बना है, ये बना है मिथाइल फ्री रेडिकल। आखिर किसका रेडिकल बना, वो ना मिथाइल के, इसलिए इसका नाम रखा गया मिथाइल फ्री रेडिकल। अब हम लोग देखते हैं कि कभी मिथाइल का बनेगा, कभी प्राइमरी का बनेगा, कभी सेकेंडरी का बनेगा, कभी टर्सरी का बनेगा। जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा रेडिकल पाया जाए, ऐसा, तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल। अगर ऐसा पाया जाए कि मतलब इसके साथ कार्बन के साथ एक कार्बन और हो जाए तो इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी। अगर कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच हों, क्या हो, कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच हों, वैसे बहुत क्लियर कर चुका हूँ, और ये रेडिकल हो तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। अगर कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच हों तो उसे बोलते हैं हम टर्सरी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी, ये कहानी क्या देखनी है, इनकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो होती है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखते हैं हम,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे कम मिथाइल की होती है, इससे प्राइमरी की, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है टर्सरी की। मतलब टर्सरी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और इसकी स्टेबिलिटी समझने के लिए आखिरकार तुम कहोगे सबसे पहले दिमाग में यह होगा आखिरकार इसकी स्टेबिलिटी क्या है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा हाउ, कैसे। कुछ भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले आना चाहिए दिमाग में हाउ, कैसे, तभी वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है। जब पूछना स्टार्ट कर लोगे ना कैसे, तो तभी तुम जाके क्लियर हो जाएगा। इसकी जो स्टेबिलिटी मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर किया है, तो एक बार उसकी वीडियो ज़रूर देख लेना। हाइपर कंजुगेशन बाय केपी सिंह सर्च करोगे तो तुम्हें वो वीडियो आराम से मिल जाएगी। हाइपर कंजुगेशन केमिस्ट्री हाइपर कंजुगेशन बाय केपी सिंह डालोगे तो तुम्हें आ जाएगा। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है कि जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या है, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो, क्या हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा डी लोकलाइजेशन हो वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। डी लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मतलब चार्ज को एक डिस्ट्रीब्यूट कर लोकेट मतलब लोकेशन मतलब एक जगह है, और डी लोकेशन मतलब कि उसे मतलब चारों तरफ घुमा देना, मतलब उसे डी लोकेट कर देना, मतलब मूव करा देना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार की देखो इसको हम क्या मान लेते हैं कि देखो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसका मतलब ये है कि जो इससे बगल में जुड़ा उसे बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, इसे बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, इसे बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, ऐसे समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ है CH H H H H H H, ये हम टर्सरी वाला बना रहे हैं। देखो लोन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। देखो इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके जस्ट बगल वाले को हम बोलते हैं अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा हो सकता है। कन्फर्म। चलो इस अल्फ़ा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तुम कहोगे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, तुम कहोगे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, तुम कहोगे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसका मतलब कि इसके पास टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, तुम कहोगे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब होता है इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना। मतलब इसके तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हाइपर कंजुगेशन वाले के बाद इसके 9 मिलेंगे, इसके 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो इसके पास मिलेंगे तुम्हें 6, यहाँ से मिलेंगे तुम्हें 3 और यहाँ से मिलेंगे 0। तो जिसके पास जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इस तरीके से लिखी गई है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके पास 9 आ रहे हैं, इसके पास 6 आ रहे हैं, इसके पास 3 आ रहे हैं, इसके पास 0 आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब अगर कोई इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे कि आखिरकार स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा, ये पी ऑर्बिटल है, ये मतलब इन दोनों के एंगल के बीच में 120 डिग्री होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब होता है
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब जो ये है बना है ना, ये पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इसके अंदर क्या है, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो हो जाता है sp2। तो ये कौन सा कार्बन है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी परेशानी समस्या आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसका sp2 मतलब होता है प्लेनर। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आ रही तो कुछ नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक डालना, वो बाय KP सिंह सर्च करना, वो टॉपिक तुम्हें काफ़ी आसान तरीके से मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या कंडीशन होती हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या है और क्या नहीं है। वैसे इतना सब पढ़ लिया होगा, लेकिन दिमाग में एक सब आ रहा होगा कि आखिर इस स्टेबिलिटी का हमें क्या करना, मतलब स्टेबिलिटी हम क्यों निकाल रहे हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। वैसे आगे पता चल ही जाएगा कि CH3 CH2 और CH3, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। ये सब रिएक्शन तुम आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। तो देखो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, CH3 CH CH3 और Cl, और एक बनता है CH3 CH2 और Cl। इसका मतलब है कि इस यहाँ बस बेसिक समझना है कि यहाँ जो क्लोरीन है इस कार्बन पे अटैच है, बल्कि क्लोरीन है इस कार्बन पे अटैच है। तो इस कुछ नहीं, फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म यूज़ होती है। जैसे देखो दो प्रकार के रेडिकल बनेंगे कि एक बार ऐसा बन जाए, मतलब सेकेंडरी वाला बने CH3H, एक रेडिकल ऐसा बनने का पॉसिबल हो, एक रेडिकल बनने की है पॉसिबिलिटी ऐसी। देखो ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है। हम लोग जानते हैं कि कौन सा रेडिकल स्टेबल है ज़्यादा, तुम कहोगे सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसलिए हमेशा स्टेबिलिटी वाले पाथ को फॉलो किया जाता है, इसलिए ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। ये रहा स्टेबिलिटी का रिलेशन। आगे बढ़ेंगे समझ में आता जाएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले उसका नाम है कार्बोकैटाइंस एंड कार्बोएनाइंस। स्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया है, रिएक्शंस पढ़ोगे तब और अच्छे समझ में आएगा। तो इस बात से हम लोग क्या जाने हैं कि जिसका रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट। जो स्टेबल ज़्यादा है वो मेजर प्रोडक्ट देगा। ये सब की कहानी बाद में समझ आएगी कि मेजर माइनर क्या होता है। इतना बेसिक से बताने वाला था।